ओके। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एबीए की टेक्निक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहली टेक्निक है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ये दोनों अलग हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट क्या होती है। आप लोग ये वाली टेक्निक, आप लोग को स्क्रीन शेयर हुई है ना? जी मिस यस। हो गई है। ओके। आप लोगों ने ये टेक्निक्स लगाई, यूज कर रहे होगे आप लोग अपने क्लिनिक्स में जब थेरेपी देते हैं। तो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट पहली टेक्निक है कि वो ये एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें हम बच्चे का अनडिजायरेबल बिहेवियर डिक्रीज करते हैं और उसका जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसमें ये होता है कि हम बच्चे को और डिफरेंट मेथड्स बताते हैं कि उसने कम्युनिकेट कैसे करना है। ये भी एक एबीए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की ही टेक्निक है, जिसमें हम पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं ताकि वो बिहेवियर इंक्रीज होए, और जो नेगेटिव या अनडिजायरेबल बिहेवियर है उस पर रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं। इसकी तीन मेन टाइप्स होती हैं जो यूज़ हो रही होती हैं। पहले है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट फॉर अल्टरनेटिव बिहेवियर, डीआरए। डीआरए में ये होता है कि जो डिजायरेबल बिहेवियर होता है, ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, उसको हम रीइंफोर्स करते हैं, और जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसको इग्नोर करेंगे। डीआरए में हम बच्चे को अल्टरनेट सिखाते हैं, जो वो बिहेवियर दे रहा है उसके फंक्शनल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कि वो क्या चीज़ डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिखाते हैं। जैसे सपोज जैसे मैंने आपको फंक्शनल बिहेवियर बताए थे कि स्केप होता है, जिसमें बच्चा चीज काम को अवॉइड करता है। फिर अटेंशन होता है, जिसमें बच्चा थेरेपिस्ट की या अपनी मदर की अटेंशन लेने के लिए बिहेवियर देता है। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों के पास प्रॉपर वर्ड्स होते नहीं हैं, तो वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बिहेवियर्स देते हैं, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स। फिर एक और होता है टेंजिबल। टेंजिबल ये होता है कि बच्चे को कोई ना कोई आइटम चाहिए होता है, टॉय चाहिए होता है, या फिर कोई उसको एक्टिविटी करनी होती है जिसकी वजह से वो, जब तक उसको वो चीज़ नहीं देते तब तक वो बिहेवियर देता रहता है। और लास्ट है सेंसरी। सेंसरी ये होता है कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज होंगे, वो उसको टच करना बहुत पसंद होगा, कि कोई और उसको टच करे या वो किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस को टच करे, इसलिए भी वो बिहेवियर देगा। तो हम डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट्स के थ्रू इन बिहेवियर्स को रिड्यूस करते हैं, जो अनडिजायरेबल या नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं, और जो पॉजिटिव बिहेवियर्स होते हैं उनको रीइंफोर्समेंट के थ्रू इंक्रीज करते हैं। अब जैसे डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट फॉर अल्टरनेट बिहेवियर है, डीआरए। इसमें हम बच्चे को अल्टरनेट सिखाते हैं कि वही फंक्शन ऑफ बिहेवियर सेम रहता है, कि उसकी रिक्वेस्टिंग, जैसे सपोज अगर कि कोई बच्चा है वो अटेंशन लेने के लिए शाउटिंग करता है, तो हम उसको ये सिखाते हैं कि आपने शाउटिंग नहीं करनी, आपने या तो अगर वर्बल है तो वो बोल के बताए, एक्सक्यूज मी कह ले या टीचर का नाम ले ले, या तो अगर नॉन वर्बल है या वर्बल भी है, आप लोग ने हैंड रेज करना है। तो जो हैंड रेजिंग है वो अल्टरनेट बिहेवियर है। अ, इससे अटेंशन से, सॉरी, अटेंशन लेने के लिए शाउटिंग से का अल्टरनेट है कि आपने हैंड रेजिंग सिखानी है। इसी तरह अगर कोई बच्चा, उसको कोई चीज़ चाहिए, सपोज उसे टॉय चाहिए, तो वो टॉय लेने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, पॉइंटिंग भी कर सकता है, थ्रू वर्ड्स भी रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा शाउटिंग करता है, तो हमने उसको सिखाना है कि आपने रिक्वेस्ट करनी है। तो जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं देगा, हम उसको वो चीज़ नहीं देंगे। इसके बाद सेकंड है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट्स फॉर इनकम्पैटिबल बिहेवियर्स। इनकम्पैटिबल बिहेवियर वो होते हैं जो कि जिसमें अनडिजायरेबल बिहेवियर और डिजायरेबल बिहेवियर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उनको कहते हैं इनकम्पैटिबल बिहेवियर। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब मैच नहीं करता। इसमें हम वो बिहेवियर्स, ऐसे बिहेवियर्स रीइंफोर्स करते हैं जिसमें जो कि ऐसे बिहेवियर्स हों जिसमें अनडिजायरेबल और डिजायरेबल यानी रिप्लेसमेंट वाला बिहेवियर वो हो नहीं सकता। जैसे सपोज अगर बच्चा है वो अब टॉय को पकड़ भी सकता है, टॉय को सेल्फ हिटिंग भी कर सकता है, या वो बैठ भी सकता, वो टॉय को टॉय
के साथ खेल भी सकता है और उसको नीचे भी गिरा सकता है, दो काम कर सकता है, लेकिन वो दोनों एक काम एक साथ नहीं कर सकता। ना वो डिजायरेबल बिहेवियर एक साथ कर सकता है, ना अनडिजायरेबल बिहेवियर एक साथ कर सकता है। तो जब वो बच्चा अप्रोप्रिएट बिहेवियर देगा, जैसे सपोज होल्डिंग अ टॉय, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो हम उस पे उसको रीइंफोर्स कर देंगे। ये जब हम रीइंफोर्समेंट्स 2 वीक्स या 3 वीक्स तक कंसिस्टेंटली लगाएंगे, कोई भी टेक्निक है वो जब आप कंसिस्टेंटली लगातार लगाओगे, यूज करोगे, तब उसके रिजल्ट्स आएंगे। यानी कि एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन रिजल्ट ही नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट है DRO, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट फॉर अदर बिहेवियर्स। इसमें ये होता है कि हम जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, वो अगर थोड़ी देर के लिए नहीं आता, कुछ टाइम स्पैन के लिए नहीं आता, तो हम उसको रीइंफोर्स करते हैं बच्चे को। जैसे सपोज बच्चा शाउटिंग करता है, अगर तो वो हम ये टाइम स्पैन अपनी मर्जी से सेट कर लेते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट, बच्चे की का टॉलरेंस लेवल और उसकी एज के अप्रोप्रिएट। अगर तो वो बच्चा 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए शाउटिंग नहीं करता, हम उसको रीइंफोर्स कर देंगे, वेरी नाइस, गुड जॉब, थैंक्स फॉर नॉट शाउटिंग। तो इसी इसी तरह यहाँ पे DRO अप्लाई अप्लाई होगी। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा कोई और बिहेवियर है, जिसमें बच्चे ने अगर 10 मिनट की सपोज वेटिंग का, अगर कोई हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बच्चे को, अगर उसने 10 मिनट के लिए या 5 मिनट, इनिशियली क्या होता है कि हम डायरेक्ट नहीं जाते 5-10 मिनट पे, स्टार्ट हम करते हैं 1 मिनट से, 30 सेकेंड से, और फिर 30 सेकेंड जब हो जाते हैं फिर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद 2 2 मिनट, या 1.5 मिनट, और फिर 2 मिनट। जैसे सपोज अगर बच्चे ने 2 मिनट के लिए वेटिंग कर ली है, तो हम उसको रीइंफोर्स करेंगे कि 2 मिनट के लिए उसने बिहेवियर नहीं दिया, वो उसने अप्रोप्रिएट वे में बैठ के वेटिंग की है, तो हम उसको रीइंफोर्स करेंगे। इसी तरह DRO और सिचुएशन में ऐसा आ सकता है कि अगर 5 मिनट के लिए बच्चे ने अटेंशन लेने के लिए हमसे रिक्वेस्टिंग की, कोई ऑब्जेक्ट लेने के लिए रिक्वेस्टिंग की है, या इवन अटेंशन भी है, तो उसने हमें बिहेवियर नहीं दिया अनडिजायरेबल, उसने रिक्वेस्ट की है कि टीचर लुक एट मी, 5 मिनट के लिए की है, तो वो उसमें भी DRO हो सकता है। अब इसमें DRA भी हो सकता है। DRA कैसे होगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर किसी बच्चे को अटेंशन चाहिए, तो उस पे हमने उसको DRA के थ्रू सिखाना है, तो हम कैसे सिखाएंगे उसको? इस डीआरए में हमने जो है वो ऑल्टरनेटिव बिहेवियर सिखाना है ना बच्चे को, कि जी उसका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको कन्वर्ट करें हम ऑल्टरनेटिव बिहेवियर में, ऐसा ही है ना। जी, अनडिजायरेबल को डिजायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करते हैं। उसमें कर दें। तो अगर सपोज बच्चा तो अटेंशन लेना चाह रहा है और वो अटेंशन लेने के लिए थ्रोइंग करता है, मतलब हम्म ऑब्जेक्ट्स को, टॉयज को नीचे गिराता है, तो उसके लिए आप उसको कैसे सिखाएंगे अटेंशन लेने के लिए? उस पे DRA अप्लाई होगी, O या I, और कैसे अप्लाई होगी? तो अगर उसके ऊपर डीआरओ हम अप्लाई करें, यानी कि उसको अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए वेट करवाएं, या मतलब कि अगर वो वेट कर लेता है तो उसे रीइंफोर्स करेंगे। हम्म। सेकंड वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मतलब नहीं, देखें अगर वो चीजें तो हैंड रेज। इस पे इस सिचुएशन में DRA अप्लाई होगी। DRA ऐसे अप्लाई होगी कि आप वेटिंग नहीं करवा सकते उस बच्चे को। जो बच्चा अग्रेसिव है, एग्रेशन दे रहा है अटेंशन के लिए, वो अनडिजायरेबल बिहेवियर में वो थ्रोइंग कर रहा है, तो आप में उसमें ये बच्चे के अंदर, ऑटिस्टिक बच्चा हो या ADHD का बच्चा हो, उन दोनों के अंदर वेटिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, स्पेशली ADHD वालों के अंदर। तो आप वहाँ पे DRO नहीं अप्लाई करोगे, DRA अप्लाई करोगे। आप ये बच्चे को सिखाओगे कि आपको अटेंशन चाहिए, तो आप हैंड, जैसे अभी जारा ने बताया, वेरी नाइस, हम उसको ये सिखाएंगे कि आप लोग, आपने हैंड रेस करना है या बोल के बताना है कि टीचर लुक एट मी। अगर नहीं, फुल सेंटेंस नहीं बोल सकता, तो हैंड रेस कर लो, सबसे अप्रोप्रिएट है। तो वो ऑल्टरनेट बिहेवियर हो जाएगा।
डीआरओ उन सिचुएशंस में सिखाते हैं जिसमें बच्चे, और तब सिखाते हैं जब बच्चे के अंदर वेटिंग का कॉन्सेप्ट होगा, जब बच्चे को ये कॉन्सेप्ट होगा कि मुझे ये चीज़ दो 2 मिनट के बाद मिल जाएगी, मतलब मैंने कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करना है और फिर मुझे वो चीज़ मिलेगी। और ये आप तब अप्लाई कर सकते हो जो कि थोड़े ज़्यादा बड़े बच्चे होते हैं, जैसे 8-9 साल का बच्चा होता है या 10 साल का। जो बहुत छोटे होते हैं उनके लिए डीआरओ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनको आप कॉन्सेप्ट नहीं ना दोगे, आप उनको लॉजिक नहीं दोगे। बच्चों को लॉजिक्स चाहिए होती हैं कि ये हमने किया तो क्यों किया। आप 2, 2.5, 3 साल के बच्चे को लॉजिक नहीं दे सकते कि मैंने आपको 2 मिनट के लिए वेट करवाना है, फिर दूंगी। हाँ, अगर किसी का इंटेलेक्चुअल जो के हाई फंक्शनिंग है, जो कि अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन को, उनके साथ आप कर सकते हो। लेकिन डीआरओ ज़्यादा अप्रोप्रिएटली अप्लाई होती है 12-13 साल के बच्चों के लिए। ज़्यादातर के लिए डीआरए अप्लाई होती है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन है कि एक बच्चा हाँ भाग रहा है और खड़े होके वो कर रहा है, खड़े होके कलरिंग कर रहा है। तो आप इसको कैसे सिखाओगे डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट के थ्रू? ज़ारा। उसे कहेंगे कि सिट डाउन। नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेन करो कि सिट डाउन तो कहोगी, लेकिन कौन सी टेक्निक अप्लाई करोगे, कैसे कैसे सिखाओगी? सपोज एडीएचडी का है बच्चा और वो खड़े होके कलरिंग कर रहा है, तो आपने उसके ऊपर उसको डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट के थ्रू सिखाना है कि कलरिंग बैठ के करते हैं। तो उस पर कौन सी लग यूज करोगी टेक्निक? अगर नहीं समझ आ रही तो आप ये बता सकते हो कि नहीं समझ आ रही। चुप रहने से तो बेहतर है ना। नहीं पता। टेक्निक किसी कोई समझ नहीं आई या इस सिचुएशन में समझ नहीं आई? इस सिचुएशन नहीं सिचुएशन समझ के आई। साथ नहीं आ रही। तो इसमें आप बच्चे को डीआर आई सिखाओगे। अब डीआर आई ये है इनकम्पेटेबल बिहेवियर, जैसे ये लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था। इनकम्पेटेबल बिहेवियर है कि बच्चा खड़े होके कलरिंग कर रहा है, ये डिजायरेबल बिहेवियर है। इनकम्पेटेबल में होता है एक डिजायरेबल बिहेवियर होता है और एक अनडिजायरेबल होता है। अब इस सिचुएशन में कलरिंग करना बच्चे का डिजायरेबल बिहेवियर है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, लेकिन खड़े होके कलरिंग करना अनडिजायरेबल है। तो आप उस पर डी आर आई अप्लाई करोगे और उसको कहोगे कि सिट डाउन एंड डू कलर। फिर मैं आपको आपका रीइंफोर्सर दूंगी, जो भी उसका रीइंफोर्सर होगा। जैसे सपोज ज्यादातर बच्चों का कार होता है, कार होती है, तो कार आपने में अपने पास रखनी है, बच्चे को कहना है सिट डाउन एंड डू कलरिंग। फिर वो कलर करेगा बैठ कर, अगर तो अप्रोप्रिएट तरीके से, तो आप उसको वो कार दे दोगे। तो ये डी आर आई होगा, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट फॉर इनकम्पेटेबल बिहेवियर। इनकम्पैटिबल बिहेवियर्स में दो बिहेवियर्स होते हैं, एक डिजायरेबल होता है और एक अनडिजायरेबल होता है। जो डी आर ए होता है उसमें एक ही बिहेवियर होता है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट सिखाते हैं हम अप्रोप्रिएट तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे ने रिक्वेस्टिंग करनी है, उसको लंच चाहिए, तो कुछ बच्चे लंच के लिए जो कि नॉन वर्बल होते हैं वो, या वर्बल भी होता है, तो वो रोने लग जाते हैं या वो शाउटिंग करते हैं, हिटिंग करते हैं। ठीक है। तो वो बाद में जब फंक्शनल एनालिसिस होता है तो उनको पता चलता है कि फंक्शन ऑफ बिहेवियर जो था वो था कि इनको टेंजिबल चीज चाहिए थी, उनको लंच चाहिए था। तो हम उसको ऑल्टरनेट सिखा सकते हैं कि वो बोले टीचर आई वांट लंच, या टीचर लंच। अगर बहुत छोटा बच्चा है जिसको सिर्फ 1-2 वर्ड्स आते हैं, तो उसको कह दो कि आपने ये कहना है कि टीचर लंच। या अगर नॉन वर्बल है तो वो पॉइंटिंग के थ्रू सिखाए, पॉइंटिंग के थ्रू बताए। अब इसी तरह डी आर ओ के कैसे अप्लाई होगा? डी आर ओ में ये होगा कि फॉर अदर बिहेवियर्स,
अदर बिहेवियर्स ये कि अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं, अनडिजायरेबल बिहेवियर नहीं आया तो हमने री करना है। जैसे कि बच्चा शाउटिंग कर रहा था, ठीक है, या रो रहा था, क्राइंग कर रहा था, अगर वो 2 मिनट के लिए नहीं रोया, 3 मिनट के लिए नहीं रोया, तो आपने उसको कह दिया वेरी नाइस, गुड जॉब। तो फिर उसका मतलब है कि यहाँ पे आपने DRO अप्लाई किया, हमने स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं किया। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्यूज शेपिंग। मी जी। एक्सक्यूज मी मिस। मिस ये जो DRO है, अनडिजायरेबल बिहेवियर, जब ना आए कुछ देर के लिए तो इसे हम रिइंफोर्स करेंगे बच्चे को। तो उसमें ये एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि जैसे कोई बच्चा नया आता है हमारे पास, तो अमूमन बच्चे जब नए आते हैं तो वो बिहेवियर देते हैं, वो शाउटिंग करते हैं कि हमने बाहर जाना है। तो हम मोस्टली उनको कहते हैं कि आप पहले चुप करो, फिर आपको बाहर लेकर जाएंगे। मतलब बाहर जाना उसका रिइंफोर्सर होता है कि अगर वो कुछ देर के लिए स्टॉप करता है, रुक जाता है रोते रोते कुछ टाइम के लिए, लाइक 1 मिनट 2 मिनट, तो उसको फौरन रीइंफोर्स किया जाता है कि वेरी गुड। मतलब पहले इस तरह, और देन फिर जब वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, वो बिहेवियर आना बंद हो जाता है, तो हम उसको बाहर ले जाते हैं। क्या ये इसकी एग्जाम्पल इस ये DRO में ही आएगा? DRO हो सकता है अगर वो कुछ देर के लिए शाउटिंग या क्राइंग, जो भी उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर था, वो उसने स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं किया। अब इस सिचुएशन में दो तरह DRO के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सॉरी, DRO के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपने स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर अनडिजायरेबल बिहेवियर नहीं दिया बच्चे ने, तो आपने उसको री करना है। फर्स्ट 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 सपोज आपने जो एक सिचुएशन बताई है, उसमें अगर बच्चा थोड़ी देर के लिए क्राइंग या शाउटिंग नहीं कर रहा, तो आपने उसका उसका रीइंफोर्सर है बाहर जाना, तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर लेके गए और फिर वापस भी लेके आ गए। रीइंफोर्समेंट का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, 30 सेकंड से ज्यादा या 1 मिनट से ज्यादा रीइंफोर्समेंट नहीं देता, तो DRO अप्लाई हो सकता है। या फिर इसमें या DRA भी और अप्लाई हो सकता है। DRA में ये हो सकता है कि लेकिन DRA के लिए हमने ये देखना होता है कि वो बच्चा बिहेवियर दे किस वजह से रहा है। मतलब अगर तो यहाँ उसने बाहर जाना है, तो वो क्राइंग शाउटिंग ईटिंग कर रहा है, तो वो हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि बोल के बताओ कि आई वॉन्ट टू गो आउट, या बाहर जाना है, या दरवाजे की तरफ पॉइंटिंग कर दो, तो वो DRA हो जाएगा। रोना और जो और DRA पॉइंटिंग करना, दो ऑल्टरनेट बिहेवियर। और जो DRA है, मोस्टली ऑटिस्टिक बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं ना, तो उन्हें ना एक बच्चा है, उसे कुछ चाहिए होता है ना, तो वैसे वो वर्बल भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें वर्ड्स हैं। तो वो समटाइम ये होता है कि वो ना हाथ खींचना शुरू कर देता है, इशारे करने लग जाएगा, हाथ खींचने लग जाएगा, हालांकि वो वर्बल है। वो मतलब तो मैं उससे पूछूंगी आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, मुंह से बोलो, आपको क्या चाहिए। वो जब उस तरफ पॉइंट करता है तो मैं उसको कहूंगी आपको पजल चाहिए, मुंह से बोलो आपको पजल चाहिए। तो जब वो बोल देता है तो मैं उसको पजल दे देती हूँ। तो ये DRA हम्म। की एग्जाम्पल, मतलब यहाँ DRA हाँ, टेक्निक ये थी। DRA की एग्जाम्पल ये है, क्योंकि ठीक है ना? बच्चा बच्चा वर्बल है तो वो बोल के बताए कि मुझे पजल चाहिए, आई वॉन्ट पजल, या पजल दे दें। पॉइंटिंग, जो कि बच्चे जो थोड़े वर्बल होते हैं बच्चे, उनके लिए हम पॉइंटिंग यूज नहीं करते। पॉइंटिंग या साइन लैंग्वेज कोई भी है, जैसे हैंड लीडिंग है, ये सारी चीजें हम नॉन वर्बल बच्चों के लिए यूज करते हैं। जो वर्बल होते हैं, जिनके पास वर्ड्स होते हैं, जिनको प्रॉपर वर्ड्स बोलना आते हैं, या जिनको सेंटेंसेस भी आते हैं, अ, उनके लिए जब तक वो बोल के सेंटेंस में या वर्ड्स के फॉर्म में नहीं बताएंगे, वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे आप DRA इस सिचुएशन में यूज कर सकती हो कि बच्चा बोल के आपको कहे कि मुझे मुझे पजल चाहिए। अगर तो उर्दू बोल रहा है तो फिर वो कहे मुझे पजल चाहिए। अगर तो आपने इंग्लिश में सिखाया हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं उर्दू में सिखाएं, अगर इंग्लिश में सिखाया हुआ है तो वो बच्चा कहे आई वांट पजल। अगर सपोज अगर किसी बच्चे के पास वर्ड्स ही नहीं है, उसको मतलब फुल सेंटेंस नहीं बोल सकता, तो वो फिर एक दो वर्ड से बोल दे पजल, तो भी अप्रोप्रिएट होता है। लेकिन अगर वो वर्बल है तो वो बोल के बताए, वो पॉइंटिंग ना करे। और अगर बच्चा कहे कि बाहर लेके जाओ और हम कहेंगे 5 मिनट्स वेट करेंगे उसके बाद हम बाहर जाएंगे, तो ये हम्म। DRO होगा।
हाँ, अगर तो वो डीआर, अगर तो वो 5 मिनट्स के लिए वेट करता है, और फिर आपने 5 मिनट के लिए उसने वेट किया है, 5 मिनट, अब भी ऐसा भी नहीं होता कि पूरे 5 मिनट आपने फॉलो करने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 मिनट उसने वेट कर लिया, आपने 4 मिनट के बाद उसको बाहर लेके जा सकते हो। जरूरी नहीं आपने 5 मिनट का है तो 5 मिनट ही वेट करना है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे, स्पेशली एडीएचडी वाले बच्चे, इतनी देर वेट नहीं करते, उनके अंदर वेटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है। तो जब वो उसने 4 मिनट के लिए वेट कर लिया, ये तो अब बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, उसके एज के अकॉर्डिंग है। अगर तो उसने 4 तक वेट कर लिया और आप उसको बाहर ले गए, तो ये डीआरओ है। स्पेसिफिक टाइम रखा ना ओके। आपने, स्पेसिफिक टाइम के लिए किया। ओके मैम, मुझे ये तो समझ आ गई। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। पूछो। बच्चा अगर, जी, बच्चा है वो मेरे पास वेट भी कर रहा है, मेरे साथ सारी एक्टिविटीज भी कर रहा है, और बहुत ज्यादा हमारी रेपो भी अच्छी बिल्ड हुई है, आई कांटेक्ट भी दे रहा है, स्माइल भी कर रहा है। इवन तो आई कांटेक्ट की फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं है, ना टाइमिंग इतनी ज्यादा है, लेकिन बाकी ओटी और स्पीच सेशन से यही कंप्लेन आती है कि बच्चा कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा, ना वेट करता है, हाइपर एक्टिविटी शो करता है, ना ही आई हम्म कांटेक्ट देता है। तो इस सिचुएशन में मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बिहेवियर सेशंस में तो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन बाकी दो सेशंस में बिल्कुल ऑपोजिटली बिहेव कर रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इस पे ये होता है कि अगर वो एबीए के सेशन में, आप अगर एबीए थेरेपिस्ट हो, जी मैम। तो आप अगर एबीए थेरेपिस्ट हो, मतलब आप अपने सेशन में तो करवा रही हो, ठीक है, वो कर भी रहा है, लेकिन जो अगर बाकी दोनों सेटिंग्स में वो ये नहीं, वो इस तरह से अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं दे रहा जो बिहेवियर आपके साथ दे रहा है, तो उसका ये रीजन होते हैं। या तो वो जनरलाइज नहीं हुआ, उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने दूसरे सेशन में भी जाके ये इसी तरह ही बिहेव करना है। वहाँ पे ये होता है, रीइंफोर्समेंट्स नहीं मिल रही होती प्रॉपर प्रॉपर बच्चे को। जैसे सपोज अगर स्पीच के सेशन में वो आई कांटेक्ट नहीं देता, बिहेवियर के सेशन में आपके पास दे देता है आई कांटेक्ट, आप उसको कह देती हो वेरी नाइस, गुड जॉब, या क्लैपिंग वगैरह, उसको रीइंफोर्स कर देती हो। लेकिन जैसे ही वो स्पीच में जाता है, स्पीच में जिस भी थेरेपिस्ट के अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो वहाँ पे वो वही बिहेवियर्स नहीं दे रहा। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो, उसको प्रॉपर रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही वहाँ पे, उस सेशन में, स्पीच के सेशन में। या तो उसको जो थेरेपिस्ट है, उसका बिहेवियर बच्चे के साथ ऐसा अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब जिस तरह बच्चे को डील करना चाहिए उस तरह से वो डील नहीं कर रहा। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो थेरेपिस्ट से भी डरते हैं, जो कुछ थेरेपिस्ट होते हैं जो ज़्यादा सख्ती करते हैं उनसे, वो बच्चे क्योंकि एबीए में ये रूल है, एबीए किसी भी थेरेपी में, कि ना तो आपने बहुत ज़्यादा सख्ती करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा लीनियंट होना है, मतलब मॉडरेट रखना है। तो जो दूसरा थेरेपिस्ट है वो हो सकता है उसको प्रॉपर प्रॉपर तरीके से रीइंफोर्स ना करता हो, उसको इग्नोर करता हो, या उसको पनिशमेंट्स ज़्यादा देता हो, रीइंफोर्समेंट्स कम देता हो। इस वजह से वो वहाँ पे बिहेवियर नहीं दे रहा। वहाँ पे एनवायरनमेंट, अब ये ओटी या स्पीच वालों का एनवायरनमेंट भी डिफरेंट हो सकता है। वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे को सिर्फ टास्क ही करवाते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं करने देते वहाँ पे, तो बच्चा वहाँ पे फील करता है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है। क्योंकि इस तरह ये जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, इनके नॉन वर्बली बहुत बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं बिहेवियर्स को। उनको ये भी पता होता है कि बिहेवियर, जो थेरेपिस्ट है उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन से ही वो जज कर लेते हैं आदि, उसी तरह ही बिहेवियर को अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये दो तीन चार रीजन हो सकते हैं। या तो थेरेपिस्ट का बिहेवियर बहुत हार्श है, बहुत ज़्यादा सख्त है थेरेपिस्ट, अगर वो नहीं है तो वहाँ पे रीइंफोर्समेंट्स उसको उस तरीके से नहीं मिल रही जैसे एबीए में मिलती, इस वजह से नहीं कर रहा। तो आपने फिर ओटी और जो दूसरे स्पीच थेरेपिस्ट हैं उनको भी बताना है कि इसको प्रॉपर रीइंफोर्समेंट दें, इसको प्रॉपर, अगर वो, कुछ थेरेपिस्ट ये करते हैं कि अगर बच्चा खेल रहा है रीइंफोर्सर से, तो फौरन से उसे रीइंफोर्सर लेंगे, अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो टास्क करवाएंगे। तो वो फिर हो सकता है बच्चा इस तरह भी आई कांटेक्ट ना देता हो कि थेरेपिस्ट को मैंने अगर आई कांटेक्ट दिया या स्माइल दी, कोई भी आपने ग्रीटिंग वाला कोई भी जेस्चर दिया, तो थेरेपिस्ट जो है वो बहुत सख्त है, या मुझे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसे एबीए में मिलता है। तो इस वजह से भी बच्चे नहीं करते। तो उनको फिर आप ये टेक्निक्स बता सकती हो डिफरेंशियल, यहाँ पे शेपिंग का भी, अभी मैं आपको शेपिंग बताती हूँ, तो शेपिंग इस सिचुएशन में कैसे यूज़ हो सकती है ये भी बताती हूँ।
हो सकता है बाकी आप थेरेपिस्ट को गाइड कर सकती हो कि मतलब बच्चों को किस तरह से डील करें। ओके मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है शेपिंग। शेपिंग भी एबीए की ही टेक्निक है। इसमें हम बच्चे को जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है या डिजायरेबल बिहेवियर होता है उसको रीइंफोर्समेंट्स के थ्रू लर्न करवाते हैं, उसका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो ख़त्म करवाते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट्स में तो ये है कि अगर बच्चे ने टारगेट बिहेवियर अचीव कर लिया है, जो हमारा टारगेट बिहेवियर था, तब रीइंफोर्समेंट देनी है। शेपिंग में ये है कि आपने उसी अप्रोप्रिएट बिहेवियर को डिवाइड करना है सेक्शंस में, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस देनी है, मतलब छोटे छोटे चंक्स में आपने स्टेप बाय स्टेप्स बना के डिवाइड करना है। और जब वो एक अचीव कर लेगा तो फिर आपने रीइंफोर्समेंट देनी है। एंड पे नहीं देनी, एंड पे भी देते हैं लेकिन ये है कि आपने हर स्टेप के बाद देनी है। जैसे सपोज सिटिंग है, बच्चे क्योंकि बैठते नहीं है, ये ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो शेपिंग ज़्यादातर वर्बल टास्क के लिए होता है। जैसे सपोज अगर बच्चे को हमने सिखाना है से बॉल, तो जब वो बॉल अब प्रॉपर पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन अब वो हम शेपिंग के थ्रू करवाएंगे। शेपिंग में ऐसे कि अगर वो बा भी बोल लेता है इनिशियली, क्योंकि हमने वर्ड को तोड़ना होता है, अगर बॉल है तो उसको ऐसे करना है बॉल से बा बा। पहले वो बा बोलेगा, आपने उसको रीइंफोर्स कर दिया, वेरी नाइस, गुड जॉब। फिर वो जब बा सीख लेगा फिर आपने ल की साउंड सिखानी है। जब वो ल भी बोलेगा आपने रीइंफोर्समेंट देनी है उसको। और जब वो प्रॉपर बॉल बोलेगा, बॉल बॉल प्रॉपर तरीके से बॉल या बॉल, तो तब आपने रीइंफोर्समेंट देनी है। तो ये इसमें ये होता है शेपिंग में कि आपने स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर को डिवाइड किया हुआ होता है। और वो जैसे जैसे जिस स्टेप पे वो बिहेवियर अचीव कर लेता है, टारगेट अचीव करता है, आप वहाँ पे इसको रीइंफोर्समेंट दे देते हो। ये ज्यादातर वर्बल टास्क के लिए होता है शेपिंग। इसी तरह सिर्फ वर्बल के लिए नहीं यूज करते इसको, वर्बल मीन साउंड्स के लिए नहीं यूज करते इसको, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं जैसे सिटिंग है, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। उसके लिए ऐसे करते हैं कि अगर बच्चे को हमने ये सिखाना है ना कि आपने सीट पे बैठना है, तो अगर वो सीट की तरफ जाता है, कुछ बच्चे क्योंकि सीट की तरफ नहीं बैठते जिस पे बैठ के उन्होंने टास्क करना होता है, अगर वो उसकी तरफ जा रहा है तो भी आपने उसको रीइंफोर्स करना है। फिर अगर वो वहां पे बैठ जाता है, सीट के टेबल चेयर के दरमियान खड़ा हो जाता है, तो भी अपने उसको रीइंफोर्स करना है। फिर वो थोड़ी देर के लिए बैठता है तो आपने उसको फिर मेजर रीइंफोर्समेंट तब देनी है, आपने उसको कहना वेरी नाइस, गुड जॉब। तो ये इस तरह से शेपिंग हो सकती है। जैसे अभी लास्ट वाली क्लास में फायजा ने शायद पूछा था कि वो बच्ची जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं करती, तो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए वॉशरूम तो चली जाती है लेकिन वहाँ यूरिनेट नहीं करती। तो वो भी हम शेपिंग के थ्रू सिखा सकते हैं कि बच्ची को पहले वो वॉशरूम की तरफ जाए तो आपने इसको रीइंफोर्स किया, फिर वो वॉशरूम के अंदर जाए तो रीइंफोर्स किया, फिर टॉयलेट पर बैठे आपने तब रीइंफोर्स किया, यूरिनेट करेगी तब आपने मेजर रीइंफोर्समेंट देनी है। के बाद है कि हम शेपिंग को यूज़ क्यों करते हैं। शेपिंग को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी बच्चे को ज़्यादा आती है, बच्चा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स जो है ज़्यादा इजीली सीख लेता है। इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। इसमें ये होता है कि उसका जो मेन जो एक टारगेट बिहेवियर है वो बहुत उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं इजी टास्क में डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज बॉल कहना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, तो हमने उसको डिवाइड कर लिया कि पहले बा बोलो, फिर ल बोलो, फिर बॉल बोलो। तो वो तीन उसमें डिवाइड हो गया। पहले उसने बा बोला, उसको पता चला मैं बा बोलता हूँ तो मुझे रीइंफोर्समेंट मिलती है। फिर ल बोलता है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है। फिर प्रॉपर बॉल बोलता है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है। फिर वो प्रॉपर रिक्वेस्टिंग के साथ बॉल कहता है, आई वॉन्ट बॉल, या जो भी है प्रॉपर रिक्वेस्टिंग के साथ कहता है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आती है बच्चे के अंदर। जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप रीइंफोर्स करोगे, उसको पता होगा कि मुझे अभी रीइंफोर्समेंट मिलेगी, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। उसको ये होगा, उसके अंदर मोटिवेशन इंक्रीज होगी उसकी, तो वो टारगेट और ज़्यादा अच्छी तरीके से
अचीव करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर इनकरेज होता है। इसमें जो अनडिजायरेबल या नेगेटिव बिहेवियर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और बच्चा थ्रोइंग, हिटिंग, जितने भी अनडिजायरेबल बिहेवियर्स हैं वो, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं वो कम देता है, और पॉजिटिव बिहेवियर्स ज़्यादा देता है। अब ये जिस तरह मलिहा ने पूछा था मेरे से, वो ओटी और वो वाला स्पीच वाला, तो वो शेपिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं बच्चे को, कि अगर उसने आई कांटेक्ट दिए, वैसे तो ये होता है ज़्यादा वर्बल टास्क के लिए, लेकिन हम बाकियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर उसने आई कांटेक्ट दिया है तो आपने उसको रीइंफोर्स किया है, वेरी नाइस, गुड जॉब। फिर उसने स्माइल किया है तो आपने उसको रीइंफोर्स किया। फिर सेकंड क्या है कि आई कांटेक्ट देकर वो टास्क करे, तो भी रीइंफोर्स करना है। थर्ड ये है कि आई कांटेक्ट देते हुए आपसे बात करे, ये अपने बिहेवियर को वो कर लिया, डिवाइड कर लिया, सॉरी हाँ, डिवाइड किए, छोटे छोटे अचीवेबल टास्क बनाए, तो वो शेपिंग के थ्रू हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल है, जैसे वो मैंने बॉल वाली एग्जाम्पल बताई, उसमें हम कर सकते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग सिखा सकते हैं, सोशल स्किल्स में आई कांटेक्ट करना सिखा सकते हैं, कम्युनिकेट करना हम बच्चे को सिखा सकते हैं थ्रू शेपिंग। व्हेन टू यूज शेपिंग, शेपिंग हम तब यूज करते हैं जब कोई भी ऐसा बिहेवियर है जो कि बच्चा नहीं सीख रहा, उसके लिए बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स, उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, और उसको हम डिफरेंट, और ये वो बिहेवियर्स होते हैं जो जिनके स्टेप्स बहुत कम, बहुत थोड़े होते हैं। जो जैसे अब हैंड वॉशिंग है या टीथ ब्रशिंग है, उनके लिए शेपिंग नहीं यूज होती, उनके लिए दूसरी टेक्निक यूज होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को सिखाने के लिए यूज़ करते हैं हैंड फ्लैपिंग। अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिड्यूस करना है तो हम शेपिंग यूज़ कर सकते हैं। अब जो भी एबीए की टेक्निक है वो कॉम्बिनेशन में भी यूज़ होती है, जैसे शेपिंग और डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट्स, ये बहुत कॉमन यूज़ होती है इकट्ठा। शेपिंग के साथ डी आर ओ अप्लाई होती है, शेपिंग के साथ हम डी आर ए भी यूज़ कर सकते हैं, और डी आर आई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन डी आर ओ और शेपिंग होती है, या डी आर ए और शेपिंग होती है। इसके बाद ये है कि आपने शेपिंग को यूज़ कैसे करना है। यूज़ ऐसे ही करना है कि आपने क्लोजर अप्रोक्सीमेशंस देनी है, क्लोज जब 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 टारगेट बिहेवियर के अचीव करने लगेगा बच्चा, मतलब आपने टारगेट बना लिया, बच्चे ने बॉल कहना है, बॉल के अंदर फर्स्ट टारगेट बनाया ब, तो जैसे ही वो ब बोलेगा आपका वो टारगेट नंबर 1 होगा, तो जैसे ही उसने वो अचीव किया आपने इसको रीइंफोर्स कर दिया। फिर ल बोला, वो टारगेट नंबर 2 था, ब बोला आपने उस टाइम रीइंफोर्स नहीं करना, जब ल बोलेगा तब रीइंफोर्स करना है। और थर्ड है कि वो प्रॉपर बॉल बोले पूरा तो वो जब तक प्रॉपर बॉल बोलेगा नहीं आपने उसको रीइंफोर्समेंट नहीं देनी। रीइंफोर्समेंट्स विद प्रॉम्प्ट्स, एबीए में हम प्रॉम्प्ट्स भी यूज करते हैं जिसमें हम बच्चे को वर्बली बता सकते हैं, से बा, बा, जब तक वो बा नहीं बोलता आप बीच में अगर नहीं बोल रहा तो आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं उसको। टास्क एनालिसिस में यूज करते हैं। टास्क एनालिसिस क्या होता है कि आपने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को डिवाइडेबल या अचीवेबल टारगेट्स में डिवाइड करके, इजी टारगेट्स में डिवाइड करना है टास्क को, और फिर वो अचीव करवाना है। यहाँ पे ये खत्म हो गया है। तो ये शेपिंग और डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट्स थी। इससे कोई क्वेश्चन है अगर आपका तो पूछ सकती हैं आप। आई कांटेक्ट हम किस तरह शेपिंग